हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेस यूपी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं असाइनमेंट के बारे में, जो कि हमारे बीएड सेकेंड सेमेस्टर विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व से हमारा असाइनमेंट है। शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांतों और कार्यों का वर्णन करें। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे है, किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में प्रशासन की अनिवार्यता अति महत्वपूर्ण हो गई है। किसी भी प्रशासन की संरचना और किसी भी समाज की संरचना उसके बेहतर प्रशासन से सुनिश्चित की जा सकती है। ओके, आज के वर्तमान समय में किसी भी क्षेत्र का प्रशासन एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अंग बन गया है, जिसकी व्यवस्थित व्याख्या लोक प्रशासन के रूप में किया जाता है। ठीक है, शिक्षा प्रशासन लोक प्रशासन का एक अभिन्न अंग है। यह अभिन्न अंग होते हुए भी उससे भिन्न है, क्योंकि इसका संबंध विद्यालयों से है और विद्यालय स्वयं में एक विशिष्ट संस्थान है। ठीक है, शैक्षिक प्रशासन यह एक और समाज की संस्कृति को सुरक्षित रखने का तथा दूसरी ओर परिष्कृत करने का और उसे आगे बढ़ाने का भी कार्य करती है। ठीक है, तथा साथ ही सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है तथा शैक्षिक प्रशासन दूसरे प्रशासन से भिन्न हो जाती है। ओके, ये हो जाएगा हमारा प्रस्तावना। उसके बाद हम लिखेंगे शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, तो शैक्षिक प्रशासन के अर्थ एवं परिभाषा में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी आप लिख लीजिएगा। ओके, जैसा कि प्रशासन अंग्रेजी शब्द के एडमिनिस्ट्रेशन का रूपांतरण है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द मिनिस्टर से हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ है दूसरे की सेवा में लगे रहना। ओके, उसके बाद हम आते हैं परिभाषा पर। अब हम देखते हैं ग्राहम बेलफोर के अनुसार। तो इन्होंने कहा है, शिक्षा प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्रदान करने के योग्य बनाना है, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण में सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। ठीक है, ये ग्राहम बेलफोर ने कहा है। अब हम देखते हैं कैम्पबेल व अन्य के अनुसार। इनका यहाँ पर परिभाषा आप देख सकते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, एंड गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेस यूपी एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम देखते हैं शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य क्या क्या हैं। शिक्षा प्रशासन का संबंध शिक्षा संबंधी एवं साधन आदि के एकत्रित करने तथा उनके समायोजन करने से है। यह साध्य न होकर साधन है और इसका उद्देश्य शिक्षण और अधिगम को सुलभ बनाना है। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य निम्न हैं। अब हम देखते हैं शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य में पहला पॉइंट हम लिखेंगे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करना। ओके, इसमें आप इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड हेडिंग हम लिखेंगे, उसको लिखेंगे शिक्षा को सुनिश्चित योजना और सुनिश्चित रूप प्रदान करना। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे चलिएगा। ओके, अब थर्ड पॉइंट हमारा है शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेना एवं शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण तथा क्रियान्वयन करना। ओके, यह हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा शिक्षा प्रशासन के उद्देश्य में। हो गया। अब हम आगे देखते हैं उत्पादक कुशलता और प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास। उत्पादक कुशलता में हम लिखेंगे शैक्षिक प्रशासन में शिक्षा द्वारा छात्रों में उत्पादन कुशलता में वृद्धि की जाती है। इसके फलस्वरूप किसी संस्था में छात्रों की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन शैक्षिक प्रशासन छात्रों की संख्या में वृद्धि तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह इससे भी आगे बढ़कर छात्रों की योग्यता और गुणवत्ता में वृद्धि करने का भी प्रयास करता है। यह प्रयास बालकों की परीक्षा परिणाम में प्रदर्शित भी होता है। ठीक है, गुणात्मकता में यह वृद्धि वास्तविक उत्पादन है। ये हम लिखेंगे उत्पादक कुशलता के हेडिंग में। फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट है प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करना। ठीक है,
5 से 10 सेकंड तक का हम आपको टाइम देंगे, आप उसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र को देखते हैं। शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र निम्नलिखित है, जैसे बाल केंद्रित व्यवस्था, कानूनी नियम व व्यवस्था, कर्मचारी वर्ग, वित्तीय नियोजन, भौतिक व शारीरिक सुविधाएं, पाठ्यक्रम और व्यापक जनसंपर्क। यह हमारा शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र। अब हम देखेंगे शैक्षिक प्रशासन के प्रकार। ये आप शैक्षिक प्रशासन के प्रकार में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, या आप लिख लीजिएगा। जैसे इसमें इसके 3 प्रकार होते हैं, एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन, प्रजातंत्रीय शैक्षिक प्रशासन और सर्वाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन, ठीक है, हो गया। अब हम आगे देखते हैं शैक्षिक प्रशासन के कार्य। शैक्षिक प्रशासन के कार्य में हम लिखेंगे, जैसे कि जेबी सीयर्स के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के कार्य हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। इनके अनुसार सबसे पहला जो कार्य है वो योजना बनाना अथवा नियोजन है, ठीक है। नियोजन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, हो गया। उसके बाद व्यवस्था या संगठन करना, सेकेंड पॉइंट हमारा हो जाएगा। इसमें यहाँ पर थोड़ा यह आपको धुंधला दिख रहा होगा, इसीलिए इसको हम बता देते हैं। शैक्षिक प्रशासन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य संगठन या व्यवस्था करना है। संगठन करने से तात्पर्य उन साधनों से है जो योजनाओं को क्रियान्वित करने में सहायक होते हैं। संगठन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह सभी साधनों के आपसी सहयोग से शैक्षिक प्रशासन के कार्यों को सफल बनाए। इसके लिए मानवीय एवं भौतिक तत्वों के संगठन के साथ साथ उनमें संबंध का होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। यह हमारा हो जाएगा व्यवस्था या संगठन करना में, जो कि हमारा शैक्षिक प्रशासन के कार्य के अंतर्गत हम लिखेंगे। ओके, अब हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा निर्देशन या संचालन। ये थोड़ा ब्लर हो गया है फोटो, इसीलिए इसको हम आपको बोल देंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है, शैक्षिक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य निर्देशन करना भी है। योजना बनाने और संगठन के सभी साधनों को जुटाने के बाद शैक्षिक प्रशासन के कार्य को उचित रूप से करने के लिए कुशल निर्देशन की जरूरत पड़ती है। निर्देशन की प्रक्रिया में प्रशासक को निपुण होना चाहिए, क्योंकि विभिन्न कार्यों को करने के लिए उचित निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, ये हम सभी को पता है। ओके, कुशल निर्देशन के द्वारा ही शैक्षिक प्रशासन के कार्यों का संचालन सही ढंग से हो सकता है। ये हमारा निर्देशन में हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं समन्वय या समायोजन करना। इसमें देख लेते हैं, शैक्षिक प्रशासन में समन्वय का कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियों में आपसी संबंध स्थापित करता है। यह समन्वय सभी व्यक्तियों में एक तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जब तक सभी व्यक्ति एक होकर आपसी सहयोग एवं सद्भावना से कार्य नहीं करेंगे, तब तक शैक्षिक प्रशासन उन कार्यों में सफल नहीं होगा। अतः शैक्षिक प्रशासन को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्तियों में समन्वय का होना अत्यंत आवश्यक है। ओके, ये था हमारा 4th पॉइंट। अब हम देखते हैं हमारा जो लास्ट एंड 5th पॉइंट है, नियंत्रण या मूल्यांकन करना। इसमें है, किसी भी प्रशासन में नियंत्रण अति आवश्यक तत्व है। बिना नियंत्रण के किसी भी कार्य को या गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अतः शैक्षिक प्रशासन में मानवीय तथा भौतिक गुणों या साधनों में नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी कार्य नियंत्रण के अभाव में असफल हो जाएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत। यह आप सिद्धांत पे इतना लिख सकते हैं, जैसे कि सिद्धांत सिद्ध प्लस अंत बराबर सिद्धांत। ऐसा कोई विचार जिसे तर्क एवं अनुभव के आधार पर सिद्ध कर लिया गया हो, सिद्धांत कहलाता है। ओके, और यहाँ पे पीटरमैन के अनुसार एक परिभाषा भी लिखा हुआ है, वो भी आप लिख सकते हैं। इसमें जो हमारा पहला हेडिंग या पॉइंट होगा वो है मानवीय व्यवहार। इसमें देखते हैं हम, शिक्षक और छात्र दोनों चेतनायुक्त क्रियाशील प्राणी हैं। इनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। शिक्षकों को कार्य प्रदान करते समय उसकी शारीरिक और मानसिक योग्यता का ध्यान रखा जाए। प्रशासन के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ साथ मानव व्यवहार का ज्ञान भी आवश्यक है।
ये हमारा हो जाएगा मानवीय व्यवहार, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकेंड पॉइंट हमारा है समन्वय का सिद्धांत। इसमें देख लेते हैं, विद्यालय का संगठन इस प्रकार किया जाए कि समस्त मानवीय संसाधन संगठित होकर कार्य करे, क्योंकि किसी भी प्रशासन की सफलता सभी सदस्यों की पारस्परिक सहयोग एवं दलीय भावना से प्रेरित होकर कार्य करने पर निर्भर होती है। ये हम सभी को पता है कि सभी जब एक साथ मिलकर सहयोग से काम करते हैं तथा काम लेते हैं तो वह काम सफल होता है। ओके, विद्यालय के उद्देश्य, साधन तथा कार्य विधियों में सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित किया जाता है। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। अब देखते हैं हमारा जो थर्ड पॉइंट है वह है लचीलापन का सिद्धांत। इसमें देखते हैं, समाज की परिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ साथ विद्यालय प्रशासन में भी परिवर्तन लाए गए हैं और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार परंपरागत और रूढ़ियों को छोड़कर आधुनिकता और आधुनिक ज्ञान विज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, सहयोग तथा सामूहिक उत्तरदायित्व। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, विद्यालय प्रशासन में सहयोग पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। विद्यालय में प्रशासन की नींव सहयोग के आधार पर डाली जाए, जिसमें प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र परस्पर सहयोग करें तथा सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से प्रेरित होकर कर्तव्य पालन करें। ठीक है, अब देखते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है वह है छात्रों एवं शिक्षकों के व्यक्तित्व का आदर करना। इसमें देखते हैं, विद्यालय प्रशासन में छात्रों एवं शिक्षकों के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का अधिकतम विकास का अधिकार है और इसका उचित अवसर मिलना चाहिए। ओके, सिक्स पॉइंट हमारा है उद्देश्यों की एकता। इसमें यहाँ पर दिख रहा है स्पष्ट रूप से, इसे आप देख सकते हैं, फिर भी हम इसे बता देते हैं। अगर आपको क्लियर ना हो तो आप सुन सकते हैं, सुन के लिख सकते हैं। ओके, विद्यालय के सभी कार्यकर्ताओं एवं संबद्ध व्यक्तियों को उद्देश्यों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ उद्देश्यों का निर्धारण देश एवं समाज की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। अब हमारा है लास्ट एंड 7 पॉइंट, मूल्यांकन। इसमें है, विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन के प्रभाव का मूल्यांकन समय समय पर सतत रूप से किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा शैक्षिक प्रशासन के दोषों को जाना जाता है तथा प्रशासन में परिवर्तन कर बदलने की कोशिश की जा सकती है। ओके, ये था हमारा लास्ट पॉइंट। अब हम आएंगे निष्कर्ष पर, जो कि हमारा कंक्लूजन है। देखते हैं यहाँ पर निष्कर्ष दिया हुआ है, आप इसे देखकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें अभ्युदय क्लासेज यूपी को, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।